मुगल वंश का पतन। ओके, इसमें आपको कुछ इतिहासकारों के नाम लिखने हैं। ओके, कुछ इतिहासकारों के नाम, जैसे एक बहुत बड़ा नाम है इरफान हबीब साहब, का नाम सुना है? हाँ, नेक्स्ट इरफान हबीब साहब इस समय लगभग 90 प्लस में जी है, 90 प्लस की एज में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बेहतरीन प्रोफेसर में से एक बहुत बड़ा नाम सतीश चंद्र, नाम सुना है? सतीश चंद्र JNU के बहुत बेहतरीन प्रोफेसर, मेडावी यूनिवर्सिटी के दोनों प्रोफेसर हैं, बट ये AMU का है और ये JNU का। ओके, एक बहुत बड़ा नाम जिसका नाम है जदुनाथ सरकार है, जदुनाथ सरकार है। ठीक है, अगला नाम मोहम्मद फकीह खान। ये 4 लोगों का नाम इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट, तुम्हें साथ में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो रही थी, उस समय दुनिया में और बहुत सारी डायनेस्टीज एस्टैब्लिश हो रही थी, और साथ में जिस टाइम मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन कर रही है, उसी टाइम में दुनिया की बहुत सारी डायनेस्टीज है जो यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है। जैसे ईरान में जो सफावी डायनेस्टी थी वो अपने आप को डिक्लाइन कर रही है। समझ आ रहा है? जिस समय मुगल सत्ता का अंत हो रहा है भारत में, उसी समय ईरान में सफावी वंश जो था वो भी डिक्लाइन कर रहा था। तो तुर्क में जो ऑटोमन साम्राज्य था, है ना, वो अपने आप में डिक्लाइन कर रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि जब मुगल सत्ता भारत में डिक्लाइन हो रही है तो ईरान में सफावी वंश डिक्लाइन कर रहा है और तुर्क में ऑटोमन तुर्क डिक्लाइन कर रहा है। ये तीनों एक साथ एस्टैब्लिश हुए और तीनों एक साथ डिक्लाइन फेज में गए। इसके पीछे की क्या वजह होती है? इक़्तिदार, आलम खान, इस बात को बताते हैं, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जागीरदारी संकट, नाम सुना है कभी? जागीरदारी संकट क्या है? जागीरदारी संकट क्या है? मनसबदारों की संख्या बढ़ गई, जमीनों की संख्या थोड़ी ना बढ़ गई। मैंने बताया ना, औरंगजेब के टाइम में मराठा और राजपूतों की संख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ी एज ए मनसबदार। तो जब मनसबदारों की संख्या बढ़ी तो जागीर नहीं चाहेंगे, जमीन नहीं चाहेंगे क्या? तो जमीनों की संकट सामने आए हमारे, जागीरदार यानी कि जागीर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कृषि का संकट हमारे सामने दिखाई देता है, कृषि का संकट है। और भी कुछ है? औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की पतन नीति, समझ में आ रहा है? तो पॉइंट वाइज करके लिखना, अगर हो सके तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर लिखो मुगल का पतन और इसको ऐसे करके लिखना, ये कारण थोड़ा सा अलग दिखाई देगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बढ़ा, तो हम लोग कल इस्लाम समझ चुके थे, है ना? तुम्हारा नाम क्या था? कल्पना। तुम्हारा नाम उत्कर्ष। कल्पना, एक बात बताओ, शुरू के 4 जो खलीफा थे उनके नाम क्या थे? शुरू के 4 खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली, 4 खलीफा। अब एक और बात समझनी है कि 4 खलीफाओं के बाद, यानी कि मैंने बताया कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा? उत्तर निकल के आया खलीफा। खलीफा एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पद जो रिलीजियस हेड था और पॉलिटिकल हेड था, दोनों पालों के साथ मिलके पास में, यानी कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद खलीफा ने पावर को संभाला। ओके, तो खलीफा यानी कि खलीफा है वो डे बाय डे चेंज होता है, यानी कि किसी ने 2 साल शासन किया, किसी ने 4 साल शासन किया, तो खलीफा वो चेंज होती है। तो कभी सऊदी अरेबिया के पास में खलीफा है, तो कभी मिस्र के पास खलीफा है, तो कभी ईरान के पास में है, तो कभी इराक के पास में। तो खलीफा जो की वो चेंज हो गई है अलग-अलग कंट्रीज के पास। और जो मुसलमान थे उनके नाम चेंज हो रहे हैं। अब जैसे जो मुसलमान सऊदी अरेबिया में पाए गए उनको अरबी मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया? अरबी मुसलमान कहा गया। और जो मुसलमान ईरान में पाए गए, जो मुसलमान ईरान में पाए गए उन्हें ईरानी मुसलमान कहा गया। जो तुर्क में पाए गए उन्हें तुर्की मुसलमान कहा गया। क्या मुसलमान कहा गया? तुर्की मुसलमान कहा गया। इस तरह से उनकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए। जैसे बहुत सारे लोगों के नाम सुनोगे, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी,
मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि उनकी लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए उनका टाइटल बना दिया गया। जो व्यक्ति सुल्तानपुर का है उसको सुल्तानपुरी, जो जायस गांव का है वो जैसी, जो बुरहानपुर का है बुरहानपुरी। बात समझ आ रही है? ऐसे लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उनके नाम है। तो मैंने तुमको बताया था कि इस्लाम तलवार के दम पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। जैसे मैंने कहा था मोहम्मद शाह ने क्यों किया, मदीना से मक्का तक की यात्रा उन्होंने तलवार के दम पर पूरी की, राइट? क्लियर है ना? अब जब मोहम्मद शाह की डेथ हो गई, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेंगे, डेफिनेटली करना चाहेंगे। वो साम्राज्य का विस्तार किस आधार पर करेंगे? तलवार के दम पर करेंगे। क्लियर हुआ ना? तलवार के दम पर करना चाहेंगे। ये तलवार की जो मार थी ये सऊदी अरेबिया के मक्का और मदीना से होते हुए आगे तक गई। अब देखो कैसे अगर ये थोड़ी देर के लिए मीडिया बने, ये वाला स्ट्रिंग वाला एरिया, ये नंबर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इधर के आसपास हमको मिस्र मिलेगा। क्या मिलेगा? मिस्र मिलेगा। इधर के आसपास ये है लगभग ईरान वाला एरिया। इधर के आसपास आ जाए तो मान लो सऊदी अरेबिया का इलाका, इधर ही आसपास। इधर आ जाते हैं इराक और यूनान वाला इलाका, ठीक? इधर से सऊदी अरेबिया में पूरी तरह से इस्लामिक साम्राज्य को एस्टैब्लिश कर दिया गया। ओके, खलीफा अपने आप को मजबूत करता था। उस समय खलीफा यहाँ पर जो है उसका नाम है वाहिद। क्या नाम है? वाहिद। ओके, यहाँ बगल में हम इराक में जाएंगे। यहाँ एक व्यक्ति है वाहिद का रिप्रेजेंटेटिव है इराक का गवर्नर, इसे इराक कहेंगे, इसका नाम है अल हज्जाज। क्या नाम है? अल हज्जाज। एक बड़ा नाम है अल हज्जाज। अब ये घटना मैंने बताया तुमको कि 632 में डेथ हो गई थी। ओके, तो 632 के आगे की घटना होगी। 632 में पहले कौन बना? अबू बकर। 2 साल रहा हुआ आदमी अबू बकर। 632 से 634 तक शासन करता है। उसके तुरंत बाद उमर शासन में आ जाता है। कौन? उमर। उमर ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया लेकिन असफल हुआ। यानी कि पहला अरबी असफल आक्रमण जिसने किया उसका नाम है उमर। ओके, उसके बाद उस्मान ने भी आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? उस्मान ने। वो भी आक्रमण असफल हो गया। उसके बाद 711 में भी आक्रमण हुआ अब्दुल्ला बुंदेला के नेतृत्व में, वो भी असफल हुआ। लेकिन फाइनली जो आक्रमण हुआ अरबी 712 में मोहम्मद बिन कासिम का, वो भारत में पहला सफल अरबी आक्रमण माना जाता है। तो भारत में पहली बार अरबियों ने आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने आक्रमण किया, फिर फारसियों ने आक्रमण किया। किया है कि नहीं किया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला असफल अरबी आक्रमण उमर के नेतृत्व में हुआ, पहला सफल अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कौन सा नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। समझ में आ रहा है? वाहिद कहां का गवर्नर है? मिस्र का गवर्नर। इसमें अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है इराक में, जिसका नाम है अल हज्जाज। क्लियर हुआ? वाहिद और अल हज्जाज के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। कहां पर? श्रीलंका के शासक के पास। यानी कि श्रीलंका के शासक के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, जिसे हम लोग पहले सीलोन कहा करते थे। श्रीलंका को क्या कहते थे? सीलोन कहते थे। क्लियर हुआ? जब आर्ट एंड कल्चर बनाएंगे तो आपको श्रीलंका के कल्चर्स को समझना पड़ेगा, जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है हमारे कल्चर को। ओके, इतना समझना है। और इस समय इनका कंटेम्परेरी जो सिंध का शासक है, उस सिंध के शासक का नाम है राजा दाहिर। नाम सुना है? राजा दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंशीय शासक है ना। दाहिर की एक पत्नी है जिसका नाम है रानी लाडी। क्या नाम है? रानी लाडी। इन दोनों से 2 लड़कियां उत्पन्न हुई है। एक का नाम है सुरीमल और एक का नाम है परमल। ठीक है, सुरीमल और परमल। क्लियर?
मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने की क्या जरूरत पड़ी, इसको समझना है। वह ये था कि वाहिद और अल हज्जाज की कुछ औरतें जहाज पर बैठ करके पानी वाले जहाज के माध्यम से श्रीलंका गई थी। ओके, कहां पर ये लोग आए हुए थे? यहां से श्रीलंका आए हुए थे, और ये लोग श्रीलंका से बहुत कुछ साजो सामान विदा होगी, सोने जवाहरात और उनकी सारी लेडीज, सारे लोग यहां से वापस आ रहे हैं। ठीक है, रास्ते में आते टाइम इनका जहाज ऐसे होकर के रहा, और ये जो बंदरगाह है गुजरात के निकट, जिसे भड़ौच बंदरगाह कहा जाता है, राइट, ये भड़ौच बंदरगाह था। ये जो भड़ौच बंदरगाह था वो उस समय राजा दाहिर के कंट्रोल में हुआ करता था। किसके कंट्रोल में? राजा दाहिर के कंट्रोल में हुआ करता था। यहां भड़ौच बंदरगाह के कुछ डकैतों ने उनकी जहाजों को जो वापस जा रही थी इधर, उन जहाजों को लूटा, उनकी महिलाओं के साथ अनैतिक और दुर्व्यवहार किया, सभी को मार डाला, और सारे के सारे सोने जवाहरात अपनी पूरी जहाज लूट ली। इस बात की जानकारी जब वाहिद को पता चली तो वाहिद ने अल हज्जाज से बोला कि ये किसके कंट्रोल में आता है, तो पता चला कि दाहिर के कंट्रोल में आता है। वाहिद ने हज्जाज को बोला कि दाहिर को लेटर लिखो कि वो अपने डकैतों को सजा दे और हमारा माल का जो नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति प्रदान करे। दाहिर के पास इस बात का लेटर गया तो उसने कहा कि मैंने कहा था इस रास्ते से आओ, मैंने थोड़ी ना कहा था इस रास्ते से आओ। जहाज किसका था? तुम्हारा। लड़कियां किसकी थी? तुम्हारी। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। तो भरपाई नहीं किस बात की? मैं नहीं करने वाला। तुम्हें डकैतों को मारना है मारो, वो डकैत मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबकि सच में देखा जाए तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? दाहिर की है। क्यों? आपके क्षेत्र में कुछ घटना हो रही है तो आप रिस्पांसिबल नहीं है इस बात के लिए? क्या आपकी सेना होनी चाहिए थी ना यहाँ? उसके इसका मतलब है कि आप शासन को ढंग से संभाल नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि एनार्की सिस्टम चल रहा है, राजत्व चल रही है। इस तरह का जो मामला सामने आया ना वाहिद और अल हज्जाज के पास, ये लोग बहुत नाराज हुए। किससे? राजा दाहिर से। तो यार इतना बकवास आदमी है, इस तरह के रूल आंसर कर रहा है। तो एक तो सेना भेजी गई, अल हज्जाज के द्वारा अब्दुल्ला और बुंदेला के नेतृत्व में सेना भेजी गई। दाहिर ने दोनों को मार भगा दिया, यानी कि 711 में अल हज्जाज ने अपनी सेना अब्दुल्ला और बुंदेला के नेतृत्व में भेजी, लेकिन वो सेना मार कर लौटा दी गई। वो किसी तरह की जान बचा के आए। लेकिन अल हज्जाज का भतीजा, दामाद और मुख्य कमांडर चीफ यानी कि मुख्य सेनापति, तीनों है आदमी, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। ओके, अल हज्जाज का क्या है? वो दामाद भी है, मुख्य सेनापति भी है और भतीजा भी है। क्लियर होगा? मोहम्मद बिन कासिम उस समय मात्र 17 साल के बालक थे। कितने साल के? मात्र 17 साल के बालक थे। एक बड़ी सी आर्मी और उस समय नए आविष्कार किए हुए दो हथियार, एक का नाम है मैगलन। ये सवाल पूछा गया किसी से, मैगलन एंड नौकुचा, ये दो प्रमुख हथियार हैं इससे। तुमने बाहुबली में जो बाहुबली के द्वारा जो पत्थर फेंकने वाली मशीन थी उसको देखा है? वो ऐसे ही मशीन है। क्लियर हो? तो मैगलन और नौकुचा नामक हथियार लेकर के बहुत बड़ी आर्मी लेकर के 17 वर्ष की बालक मोहम्मद बिन कासिम इधर से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। इसकी जाना है कल संडे है, कल आना करो, ठीक हो जाओ। ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ में और एक बेहतरीन हथियारों के माध्यम से, है ना। मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम जब इधर से आगे बढ़ता है तो यहां एक शहर मिलता है जिसको कहते हैं नीरून। कौन सा शहर? नीरून शहर। नीरून शहर में उसको पहली बार गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स होते हैं, जिन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता है, बुद्धिस्ट मॉन्क मिले और बुद्धिस्ट मॉन्कों ने
दाहिर की कमियों के बारे में पूरी बात बताई, और बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए और दाहिर के खिलाफ होकर के। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राजा दाहिर ब्राह्मण था, तो अपने दरबार में ब्राह्मणों को इनवाइट करता था, ना कि बुद्धिस्टों को। तो बुद्धिस्ट अपने धर्म का विस्तार नहीं करना चाहेंगे, तो उनको उनके धर्म का जो बुद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था, वो नुकसान पहुंच रहा था। किसकी वजह से? दाहिर की वजह से। अगर दाहिर मर जाएगा तो बुद्धिस्ट जो धर्म है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए बुद्धिस्टों ने किसका सहारा लिया? दाहिर को मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को। उनके लिए तो ये मौका था, इसलिए नीरून में उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और सारी की सारी बात बताई दाहिर की कैसे हार सकता है। मोहम्मद बिन कासिम अपनी पूरी सेना के साथ आगे बढ़ा और एक जगह पड़ती है यहां पर जिसे कहते हैं रावोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावोर का युद्ध। यह इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद का युद्ध। नाम सुना है कभी? रावोर या ब्राह्मणवाद का युद्ध। ये दो ए प्लेस के नाम है, चाहे रावोर प्लेस है चाहे ब्राह्मणवाद प्लेस है, दोनों प्लेस है। इन दोनों प्लेसों पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में राजा दाहिर पूरी तरह से मारा गया, यानी कि राजा दाहिर की डेथ हो गई। क्लियर हो? जब राजा दाहिर की डेथ हो गई, इस बात की जब जानकारी रानी लाडी को पता चली कि हमारे राजा मारे गए, तो रानी लाडी ने जौहर कर लिया। क्या कर लिया? जौहर कर लिया। जौहर होना और सती होना, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जौहर किसे कहते हैं एंड सती किसे कहते हैं? क्या डिफरेंस है दोनों में? नाम सुना है? पद्मावत वाली मूवी देखी थी? मूवी नहीं देखती? देखना चाहिए। उसमें पद्मावती का वर्णन है। संजय लीला बंसाली के द्वारा भी हाल फिलहाल में एक मूवी बनाई गई, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और शाहिद कपूर को लेकर के, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर प्ले किया है रणबीर कपूर ने, दीपिका पादुकोण ने रोल प्ले किया है पद्मावती का, और शाहिद कपूर ने प्ले किया है रावल रतन सिंह का कैरेक्टर। 3 वीआईपी कैरेक्टर है वहां पर। एक रावल रतन सिंह का, जो कि मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ जो कि आज उदयपुर में पड़ता है, वहां के शासक हैं रावल रतन सिंह। उनकी पत्नी का कैरेक्टर पद्मावती का कैरेक्टर प्ले किया दीपिका पादुकोण ने। उनका जो सबसे मुख्य दुश्मन है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी के रूप में, उसका कैरेक्टर प्ले किया है रणबीर कपूर ने। ओके, उसमें हुआ यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रावल रतन सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है, जिसमें रावल रतन सिंह मारे जाते हैं, और रावल रतन सिंह के मारे जाने के बाद रानी पद्मावती, जो कि मेवाड़ की महारानी हुआ करती थी, वो 16,000 महिलाओं को लेकर के एक अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम लोग जौहर कहते हैं। क्लियर हुआ? भारत में होने वाला ये पहला जौहर था रानी लाडी का। रानी लाडी का भारत में होने वाला ये पहला जौहर था। उसके बाद बहुत सारे जौहर होते हैं। ठीक है, राजस्थान में इस व्यवस्था को हम लोग शाका कहते हैं। क्या कहते हैं? शाका कहते हैं। जरा समझो क्या चीज है ये। जौहर अलग बात है, शाका होना अलग बात है, केसरिया होना अलग बात है। ठीक है, कैसे चीजें होती हैं जरा समझो। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझो। जौहर क्या होता है और सती क्या होता है? सती कोई भी महिला तब होगी जब उसके पति की डेथ हो गई हो, पति की डेथ हो गई हो, और एक स्त्री, वो स्त्री अपने पति की डेथ बॉडी को अपने पैरों पर रख करके चिता में बैठती थी और फाइनली सती हो जाती थी। यानी कि सती होने में इंडिविजुअल यानी कि सिंगल महिला पार्टिसिपेट करती है, और पति जो है उसकी डेथ हो चुकी होती है। ओके, नेक्स्ट जौहर। जौहर में सामूहिक महिलाएं होती हैं, अग्नि में प्रवेश कर सकती हैं, जल में भी प्रवेश कर सकती हैं। ओके, लेकिन जौहर वाली प्रोसेस में पति का जिंदा रहना जरूरी होता है। पति जिंदा रहता है तभी महिलाएं जौहर कर लेती हैं। कैसे? जौहर और केसरिया 2 प्रोसेस है। जौहर का जो प्रोसेस है वो महिलाएं सेलिब्रेट करती हैं, एंड केसरिया का जो प्रोसेस है वो पुरुष सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सपोज करो मेवाड़ का शासक है रावल रतन सिंह, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब रावल रतन सिंह और उनकी पूरी आर्मी को यह पता चल जाए कि हर हाल में रिजल्ट हमारे खिलाफ में ही जाना है, यानी कि हम लोग मारे ही जाएंगे,
यानी कि जब दुश्मन के पास 1 लाख की सेना हो और तुम्हारे पास मात्र बचे हुए सैनिक 100 हो, तो रिजल्ट पता नहीं होगा? ऑटोमेटिक रिजल्ट पता, डेफिनेटली। क्लियर? तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तब जो राजपूत होते हैं वो अपनी पगड़ी पर केसरिया बांधते हैं, साफा जिसको कहते हैं, पगड़ी, केसरी रंग की पगड़ी बांधते हैं। केसरिया बांधने का मतलब यही होता है कि ये अपने जीवन का अंतिम युद्ध करने जा रहा आदमी। ओके, तो वो बचे हुए 100 लोग 1 लाख लोगों से मुकाबला करने के लिए केसरिया बांधते हैं। केसरिया पगड़ी उनकी पत्नियां ही बांधती हैं, और ये वचन रहता था एक राजपूत का कि जब तक जौहर की रस्म कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक केसरिया पूरा नहीं होगा। मतलब हम तब तक लड़ेंगे जब तक तुम जौहर कंप्लीट नहीं कर लेते। चाहे एक सिंगल राजपूत जिंदा रहे, लेकिन वो पूरी आर्मी को रोक करके रखेगा जब तक जौहर महल के अंदर पूरा नहीं हो जाता। क्यों ऐसा होता था? कई बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने तलवारों से अपनी गर्दन काट ली, या तलवारों से अपने पेट में घोंप लिया, तो मर गई। उन मृत महिलाओं के साथ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बलात्कार किया। अपनी इस शुचिता को बचाने के लिए महिलाओं को लगा कि हमारी डेथ बॉडी के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए, इसलिए पूरी बॉडी को ही जला देना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए जौहर की रस्म अदा होती थी। यानी कि पुरुष उस युद्ध में तब तक लड़ता था तब जब तक महल के अंदर जौहर पूरा नहीं हो जाता था। तो जब जौहर और केसरिया दोनों पूरा हो जाते थे, दैट इज साका। क्या बनता था? इसको कहते थे शाका। दोनों में से अगर कोई इनकम्प्लीट हुआ तो इसे कहा जाता है अर्ध शाका। क्या कहा जाएगा? अर्ध शाका। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आया तो शाका क्या है? तब जौहर कौन करता है? और पुरुष करता है ना? लगभग पुरुष को पता होता था कि जौहर कितने समय में कंप्लीट होता था, यानी कि आधे घंटे, घंटे का फिक्स होता था कितने घंटे में जौहर पूरा हो जाता। तब तक लड़ते थे वो लोग, चाहे अकेले लड़ना पड़े। कई बार ऐसा हुआ कि जौहर तो पूरा हो गया लेकिन केसरिया नहीं पूरा हुआ। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि लगभग 100 राजपूत हैं, मान लो 10,000 की सेना है, तो 99 राजपूत तो मर गए 10,000 को मारने में। उनमें से एक और राजपूत था जो जिंदा रहा, वो अकेले जिंदा रहा। सब लड़ते लड़ते मरे लेकिन एक मरा, लेकिन 10,000 की सेना को मार दिया। यानी कि कई बार ऐसा हुआ कि 100 राजपूतों ने 10,000 मुस्लिम आक्रमणकारियों को मार के गिरा दिया हो, लेकिन 99 मर गए, एक जिंदा रहा। दैट इज अर्धशाका। यानी कि एक पुरुष तो जिंदा था, इसलिए केसरिया कंप्लीट नहीं माना जाता। लेकिन जौहर तो हो ही गया अंदर, उसको क्या पता कि हाँ मर जाएगा कि जिंदा रहेगा। तो कई बार ऐसा हुआ कि केसरिया तो नहीं पूरा हुआ लेकिन जौहर पूरा हो गया, इसलिए इसको अर्धशाका कहा गया। क्लियर हो गया? ओके। तो राजा दाहिर के मर जाने के बाद रानी लाडी ने जौहर कर लिया, जो भारत में पहला जौहर माना जाता है। ओके, समझ में आया? अब सती क्या होता है? सती मैंने तुमको बताया। तो सती के बारे में यह कहा जाता है कि एक हिंदू पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। ओके, तो जब पति ही नहीं रहा तो तुम जिंदा क्यों हो? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। ओके, तो उस लड़की को, उस स्त्री को जब चिता पर ले जाया जाता था, शुरुआत का बता रहा हूं, शुरुआत में सती को बहुत अच्छा माना जाता था, और जब वो स्त्री चिता पर बैठती थी तो मंत्रों का जाप करती थी, अग्नि मंत्र का जाप करती थी। चिता में अग्नि लगानी नहीं पड़ती थी, बल्कि मंत्रों में इतनी ताकत होती थी, उस महिला के कैरेक्टर में इतनी ताकत होती थी, क्योंकि उसने पूरे जीवन अपने आप को सिर्फ अपने पति तक ही सीमित किया था, समर्पित कर दिया था। उसके इस ओज और तेज की वजह से अग्नि स्वयं प्रज्वलित होती थी और चिता को जला देती। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब कंप्लीट हो जाती थी तो उस महिला को देवी का रूप बनाया जाता था, यानी कि उसको देवी बोल दिया जाता था, उसका एक बेहतरीन मंदिर बनाया जाता था, और हर वर्ष प्रीति भोज किया जाता था उस महिला के नाम पर, यानी कि वो देवी हो गई महिला। लेकिन बाद के क्रम में महिलाओं ने सती होने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जलेंगे। तो जब जलने से इनकार कर दिया उन्होंने, तो उनके ऊपर
नशीले इंजेक्शन का प्रयोग किया गया, नशीली दवाइयां प्रयोग की गई, बेहोश कर दिया गया या इतना मार दिया गया कि बेहोश हो गई और इस मूर्छित अवस्था में उसको ला करके चिता पर बैठा दिया गया और फाइनली वो मर गई। इस सती प्रथा का पहला जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है वो गुप्ता डायनेस्टी के आसपास मिलता है, एरण इंस्क्रिप्शन में, एरण अभिलेख में। ओके, एक गुप्त राजा है, लेटर गुप्ता पीरियड का राजा है जिसका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम था गोपराज। भानुगुप्त की तरफ से लड़ते हुए गोपराज मारा जाता है और जब गोपराज की पत्नी को पता चलता है कि गोपराज मर गए तो उस महिला ने एरण, जो कि मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम है, वहां पर अपने आप को शहादत यानी कि सती कर लेती है और यह भारत में मिलने वाला पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। ओके, नेक्स्ट, सती प्रथा को भारत में लीगल करने का काम जो जिसने करवाया उसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मूलतः बंगाली एक ब्राह्मण थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया और भारत में जो वायसराय हुआ करते थे या गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से राजा राम मोहन राय ने भारत से सती प्रथा को पूरी तरह से 1829 में इलीगल करवा दिया, यानी कि सती प्रथा बैन हो गई पूरी तरह से। समझ में आ रहा है? तो सती क्या है, जौहर क्या है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, तो राजा दाहिर की पत्नी सती हुई है, जौहर की है, तो जौहर कर ली। ये भारत का पहला जौहर है। ओके, नेक्स्ट, सूर्यमल और परमल जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों को मोहम्मद बिन कासिम पकड़ करके राजा वाहिद के पास भेज देता है क्योंकि उनकी भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था ना। तो सूर्यमल और परमल को वाहिद के पास भेज दिया गया। वाहिद ने जब सूर्यमल और परमल को देखा तो बहुत खुश हुआ, है ना, बड़ा खुश हुआ। उसने इनको अपने शिविर में बुलाया, अपने कैंप में बुलाया, सूर्यमल और परमल को, अपने सारे सैनिकों को कैंप से बाहर जाने का आदेश दिया। ये दोनों लड़कियां जो थी वो अनमैरिड लेडी थी और वाहिद की गंदी नजर थी इन दोनों स्त्रियों के पास, इन स्त्रियों के ऊपर। उसका मानना था कि दाहिर जो कि इसका पिता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ की महिलाओं को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, हमारी इंसल्ट हुई थी पूरे अरबिया समाज में, तो दाहिर को भी इंसल्ट झेलनी चाहिए, तभी इसको पता चलेगा। क्लियर हुआ? तो सूर्यमल और परमल दोनों उसके कैंप में राजा खलीफा वाहिद के पास अकेले थी। वाहिद जब उनके पास अकेला था और सूर्यमल और परमल जब उसको देखी तो बहुत खुल के हंसना स्टार्ट किया, उन्होंने मुस्कुराना स्टार्ट किया। वाहिद ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है हमसे? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? उसने कहा मुझे पता है आपके साथ क्या होने वाला है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है हमसे? मैं इतने बड़े साम्राज्य का खलीफा हूं, मेरे पास इतने आर्मी है, इतने हमारे कमांडर हैं, इतने लोग हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? मुझसे पूरी दुनिया डरती है। उसने बकवास बात है, आपका कोई वर्चस्व नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है, तो मैं क्यों डरूं आपसे? क्या मतलब है इस बात का, कोई वजूद नहीं है हमारा? कहते हैं हाँ बिल्कुल कोई वजूद नहीं है आपका। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो आपका एक छोटा सा अदना सा कमांडर इन चीफ है मोहम्मद बिन कासिम, जिसको तुम्हारे गवर्नर अल हज्जाज ने भेजा था हमारे पिता को मारने के लिए, उसने हमारे पिता को तो मार दिया लेकिन उसने अपने आप को सिंध का सुल्तान घोषित कर दिया मेरे पिता के मरने के बाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि हमारे पिता को मारने के बाद दाहिर जैसे मरे तो उसने अपने आप को सिंध का सुल्तान बोल दिया और वो ये बोल रहा है कि राजा वाहिद, खलीफा वाहिद कौन है और अल हज्जाज कौन है मैं नहीं जानता, मैं यहाँ का खुद स्वामी हूं। और आपने मुझे बोला था ना, कासिम से लेटर में आपने यही बोला था ना कि उनको सिर्फ बाइज्जत हमारे पास सुपुर्द किया जाए, यही बात थी लेटर में जी, बात तो यही थी। पहले ही हमारा कौमार्य भंग कर चुका है वो, उसके बाद उसने मेरे को आपके पास भेजा है। अब बताओ आपका क्या वजूद है? मतलब इस तरह से भड़का दिया वाहिद को कि वाहिद का दिमाग खराब हो गया। उसने वो आपके आदेशों का पालन करता ही नहीं है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। वो आपके आदेशों का पालन ही नहीं करता है। कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे एक आदेश का सारे लोग पालन करते हैं, मैं किसी को कहूं मार दो अपने आप को तो आदमी मार देता है। और मुस्कुराई, बकवास बातें हैं, मैं देखना चाहूंगी ऐसे आदेश के पालन करता को। एक बार इस तरह का मैसेज दीजिए मोहम्मद बिन कासिम को, देखिए क्या रिप्लाई आता है आपको। मैं बस रिप्लाई सुनना चाहती हूँ उसका, उसके बाद आप हमारे साथ जो करना चाहो वो करो, हमें कोई समस्या नहीं। और हमें पता है कि आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं।
आप एक बार लेटर भेज के देखिए। खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम के पास सिंध में लेटर भेजा कि मोहम्मद बिन कासिम, खुद को मारो और बैल की खाल में अपनी पूरी बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों समेत भरो और मेरे सामने समर्पित करो। मोहम्मद बिन कासिम एक आज्ञाकारी कमांडर इन चीफ था। जैसे लेटर वाहिद का मिला उसे, उसने अपने ही सेनापतियों से बोला कि पहले मेरी हत्या करो, मेरी बॉडी के 1000 टुकड़े करो, 1000 टुकड़े करने के बाद इसे बैल की खाल में भरो, उसके बाद वाहिद के समर्पित कर दो। ऐसा हुआ और बैल की खाल जब वाहिद ने ओपन करवाई तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम का कटा हुआ सर दिखाई दिया। और वाहिद ने फिर सूरमल और परमल को कहा कि देखो, तुम बोल रही थी वो हमारे आदेशों का पालन नहीं करता है। फिर मुस्कुराई वो लड़कियां। अब वो बहुत हैरान था कि अब क्यों हंस रही हो, अब तो तुम्हें हमारा वर्चस्व, हमारा वजूद पता चला। उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जैसा योद्धा आज तक मैंने देखा ही नहीं। सच में वो वीर और महावीर आदमी है। उसने अपने बाहुबल के दम पर हमारे पिता को मारा है। उसने हमारा कोई कौमारे भंग नहीं किया। उसने बाइज्जत हमें तुम्हारे पास भेजा था। मैं तो सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे कैंप में अपने पिता के हत्यारे का बदला ले लिया है, और ये सब मोहम्मद बिन कासिम ने तुम्हारी वजह से किया था, तो इसलिए तुम्हारा भी जिंदा रहना जरूरी नहीं है। तुरंत दोनों बहनें, क्योंकि राजकुमारियां थी, युद्ध में प्रवीण थी, सैन्य शिक्षा ले चुकी थी, पलक झपकते हुई उसकी कमर में रखी हुई खंजर निकाली। दोनों बहनों ने मिल करके, एक बहन ने पकड़ा, एक बहन ने उसकी गर्दन काट दी। इस तरह से वाहिद मारा गया। और जैसे ही वाहिद मारा गया, उनको पता था कि हमारे साथ क्या होगा इसके बाद, इसलिए दोनों महिलाओं ने अपने आप को ही मार दिया वहां पर। ये था सूर्यमल और परमल की कहानी। ठीक है, तो इस तरह से दो महान लड़कियों ने, जो कि एक अबला नारी बताया जाता है, दुश्मन की कैंप में घुस करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना, ये सूर्यमल और परमल ही कर सकती है, शायद कोई और स्त्री करे। बहुत सारी भारत में ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने बहुत वीरता भरे कार्य किए, नतमस्तक हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय इतिहास लेखन की ऐसी परंपरा मार्क्सवादियों की, जिन्होंने कभी भी सूर्यमल और परमल को जगह ही नहीं दी इतिहास में, लेकिन देना चाहिए था, है ना। बहुत बड़ा नाम है सूर्यमल और परमल जी का, शायद तुमने नाम नहीं सुना आज तक, है ना। बहुत बड़ा नाम है। मतलब दुश्मन की सेना के अंदर घुस करके मारना बहुत बड़ी बात है। फिर फाइनली ये पूरा इतिहास खत्म हुआ। तुमसे जो सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो ये कि सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, वो पहली बार कब हुआ, तो आप बताएंगे 712 ईडी में। और किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ओके, क्लियर है। पहली बार सफल अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ सिंध पर। तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ अरबियों का, इस बात की इंफॉर्मेशन पहली बार किस किताब से मिलती है, तो आप पहली बार इस किताब का नाम बताएंगे चचनामा। क्यों चचनामा है, क्योंकि राजा दाहिर के पापा का नाम था राजा चाच, इसलिए राजा चाच से बना चचनामा। चचनामा एकमात्र किताब है जो सिंध पर अरबों के आक्रमण की सूचना देती है, एकमात्र किताब है। इसके राइटर का नाम नहीं मिलता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के टाइम में उसका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुबाचा नाम हुआ करता था। कुबाचा का एक प्रतिनिधि हुआ करता था, एक विद्वान हुआ करता था जिसका नाम था अल-कूफी। क्या नाम था, अल-कूफी। ध्यान से समझना, ये मामला कहां का है, मोहम्मद बिन कासिम का। सिंध के ऊपर आक्रमण की सूचना मिलती है चचनामा से। चचनामा का राइटर कौन है ये नहीं पता चलता है। चचनामा लिखी गई थी अरबी भाषा में। इस अरबी से इसको फारसी में ट्रांसलेट करने का काम अल-कूफी ने किया है। किसने किया है, अल-कूफी ने किया है। अल-कूफी कौन है, तो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुबाचा का प्रतिनिधि है। कौन, अल-कूफी। इसने चचनामा के अरबी ट्रांसलेशन को फारसी ट्रांसलेशन में कन्वर्ट किया है। क्लियर हो गया। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण की सूचना कहां से मिलती है, चचनामा से, जिसका लेखक अज्ञात है। नेक्स्ट, सिंध में एक जगह है जिसका नाम है देवल। सिंध में एक जगह है जिसका नाम क्या है, देवल। क्लियर हुआ। सिंध के देवल पर पहली बार भारत में जिसने जजिया कर इंट्रोड्यूस करने का काम किया, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन व्यक्ति है, मोहम्मद बिन कासिम। और कहां पर लगाया पहली बार, तो सिंध के देवल क्षेत्र पर लगाया।
कब लगाया? 712 ईडी में। क्लियर हो गया? तो जजिया कर क्या होता है? नाम सुना है? क्या होता है जजिया कर? हाँ हाँ, नहीं, कुछ किताबों में से धार्मिक कर कहा जाता है और कुछ किताबों में से अधार्मिक कर यानी कि सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कर माना जाता है। जैसे जजिया क्या होता है? इस्लाम के लोगों का मानना था कि दुनिया में हर व्यक्ति को मुसलमान बन जाना चाहिए, यानी कि इस्लाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे। तो सिंध में तो सारे के सारे लोग ब्राह्मण थे, यानी कि हिंदू थे। मोहम्मद बिन कासिम क्या सभी हिंदुओं को मार देता? तो फिर शासन किसके ऊपर करता? है ना? जब सारे हिंदू को मार दोगे तो शासन किसके ऊपर करोगे तुम? बड़ी बात थी, क्योंकि सारे के सारे जिम्मी और काफिर थे। मैंने बताया था आपको जिम्मी और काफिर, नहीं बताया? अच्छा, इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं उन्हें मुसलमान कहा जाएगा। जो इस्लाम यानी कि अल्लाह और कुरान को नहीं मानेंगे उन्हें जिम्मी या काफिर कहा जाता है। तो जो अहले कलम हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, ऐसे प्रत्येक नॉन इस्लामिक पर्सन को हम लोग जिम्मी कहते हैं। और जो अहले कलम नहीं है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है लेकिन वो नॉन इस्लामिक है यानी कि हिंदू हैं, ऐसे व्यक्ति को काफिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या हैं? काफिर, सॉरी, जिम्मी हैं हम लोग क्या हैं? जिम्मी हैं। तो जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, वो लोग काफिर हैं, लेकिन हैं हिंदू। हम दोनों हिंदू हैं। मान लो हमको नहीं पढ़ना आता है तो मैं काफिर, तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम हो गई जिम्मी, क्योंकि तुम अहले कलम हो, मैं अहले कलम नहीं। क्लियर हो गया? जजिया का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे सारे हिंदुओं को तो मार नहीं सकते ना, फिर जब मार दोगे तो शासन किसके ऊपर करोगे? तो इसका एक मिडिल पाथ निकाला गया, एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो ये कि अब जैसे सिंध का जो राजा है वो अब तो दाहिर है नहीं, मोहम्मद बिन कासिम है। राजा कैसा है? मुसलमान। प्रजा कैसी है? हिंदू। तो प्रजा हिंदू है, राजा मुसलमान है, राजा ही संरक्षण कर रहा है, राजा ही इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे रहा है। तो इस हिंदू प्रजा को अपने मुस्लिम राजा को एक टैक्स पे करना चाहिए ताकि उसके जान और माल की सुरक्षा की गारंटी दे सके मुस्लिम राजा। यानी कि एक मुस्लिम राजा जब एक दूसरी हिंदू प्रजा को जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है तो इसके एवज में तुमको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं जजिया। जैसे जब कहीं तुम परीक्षा देने जाती हो तो तुम्हारी जब बैग रखी जाती है तो 10 रुपया लेता है, नहीं लेता है? हाँ, 20 लेता है, सॉरी 20 लेता है। किस बात के लेता है? कि हम तुम्हारे सामान की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, इसके एवज में तुमको क्या देना पड़ेगा? 20 रुपया देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मोहम्मद बिन कासिम का कहना था, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मुस्लिम शासक हूं, तुम हिंदू लोग हो, तो तुम्हारे जान और माल दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जान का खतरा और तुम्हारे माल का मतलब तुम्हारे जो साजो सामान है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तुमको मार नहीं सकता, कोई बाहरी आक्रमणकारी तुमको परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हारा सामान नहीं लूटेगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, इसके एवज में तुम्हें हमें एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसको कहते हैं जजिया। क्लियर हुआ? तो भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? कब लगाया? कहां पर? सिंध के देवल पर। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में पहली बार एक और टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया खराज। खराज का नाम सुना है? खराज। तो जब ब्राह्मण लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, तो खेती भी तो करते होंगे, तो जो खेती पर टैक्स लगता है उसे खराज कहते हैं। यानी कि हिंदू व्यक्तियों के खेतों के प्रोडक्शन पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने टैक्स लगाया उस टैक्स का नाम रखा गया खराज। जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद कौन सा टैक्स लगा? जजिया। प्रोडक्शन पर जो यानी कि कृषि पर जो टैक्स लगा उसको कहा गया खराज, क्योंकि सऊदी अरेबिया में डेजर्ट एरिया है, वहां पर ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसलिए पहली बार ऊंटों का पालन हुआ, यानी कि ऊंटों को पालना स्टार्ट किया गया पहली बार भारत में। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार ऊंटों को पालतू कब बनाया जाना स्टार्ट हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से, क्योंकि सऊदी अरेबिया में खजूर बहुत ज्यादा होता है, तो पहली बार खजूर की जानकारी हमें अरबियों से प्राप्त होती है। भारत के लोगों को पहली बार खजूर की जानकारी कैसे हुई? अरबियों से। ऊंटों की जानकारी अरबियों से। इतना समझ में आया? ये तो हमने अरबियों से सीखा।
अरबियों ने हमसे क्या सीखा? तो अरबियों ने हमसे दो चीजें सीखी। एक, दशमलव के बारे में सीखा। किसके बारे में? दशमलव के बारे में सीखा। जब उन्होंने हमसे दशमलव के बारे में, डेसिमल्स के बारे में जाना, तो इसे उन्होंने हिंदसा कहा। क्या कहा? हिंदसा। यानी कि मैथ की इंफॉर्मेशन अरबों को कहां से प्राप्त हुई? इंडियन से। इंडिया को उनसे क्या प्राप्त हुआ? ऊंटों की जानकारी प्राप्त हुई, खजूर की जानकारी प्राप्त हुई। अरबियों को क्या प्राप्त हुआ? दशमलव, यानी कि हिंदसा जिसको कहा गया, उनके द्वारा इसकी जानकारी हुई। क्लियर हुआ? तो ये भारत में अरबी आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम साहब। कौन? इसकी जानकारी है तुम्हें? अब हो गई? बहुत बढ़िया। इसे कल रिवाइज करके आप, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें समझ में ना आई हो? हाँ, सारी बात समझ आ गई। इसको नोट डाउन कैसे करोगे? हाँ हाँ। हम्म। कोई बुक है तुम्हारे पास? इस टाइम नहीं। हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़ रही हो? कहाँ है? फ्रेंड की बुक ले लो बेटा। हाँ, सतीश चंद्रा की बुक मेडिवल की, ठीक है। लेकर के आना। उसको कैसे पढ़ना है ये भी बताना है तुम्हें। उसको पढ़ोगी कैसे? है? एक क्वेश्चन लिखो। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वर्तमान भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। व्याख्या करें। सवाल समझ में आया? क्या समझ में आया? राइट। नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन लीड कर रही है वर्तमान की सोसाइटी को, वर्तमान की कल्चर को। वो कैसे, ये तुम्हें बताना है। इसमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम जरूर डाल देना। जैसे मैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम बता रहा हूं तुम्हें, जैसे दयाराम साहनी, नाम सुना होगा तुमने, राखाल दास बैनर्जी, सरजान मार्शल, अर्नेस्ट मैके, नाम सुने इनके? है ना? ऐसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनके नाम देखना किससे मैच हो रहे हैं। जैसे नालियों का जब सिस्टम आएगा तो उसमें अर्नेस्ट मैके का नाम जरूर आएगा। ठीक है? टाउन प्लानिंग का नाम आएगा इसमें, टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी हो? है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का रियल नेम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके। कहां खोज की गई इसकी? कब की गई? 1921 में, है ना? दयाराम साहनी के नेतृत्व में और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। राइट। फिर कालीगंगा आया कि मोहनजोदड़ो आया? पहले मोहनजोदड़ो आया, पहले हड़प्पा फिर मोहनजोदड़ो। है ना? लगभग भारत में कुल कितनी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की? 3000 साइट्स हैं। है ना? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, है ना, आलमगीरपुर, दामाबाद, सुत्तांगेडोर, सुत्ताको, नीचे दामाबाद, है ना, बालाकोट, चानूदड़ो, जुदीरदड़ो, सोतरगई, मुंडीघाट, बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। है ना? और हर जगह से कुछ ना कुछ मिला हुआ है हम लोगों को। है ना? हर जगह से कुछ ना कुछ मिला हुआ है। उससे रिलेट करता हुआ सवाल पूछा जाता है हम लोगों से। है ना? पाषाण संस्कृति पढ़ी? स्टोन एज, उसको नहीं पढ़ा है। इंडस वैली पढ़ी हो? ओके। और वैदिक संस्कृति तो पढ़ी होगी? वैदिक संस्कृति नहीं पढ़ी?
बुद्धिज्म से पढ़ी हो? अच्छा, तुम थी नहीं क्या क्लास में? तुम बुद्धिज्म से आई हो? ओके, बुद्धिज्म समझ में आया था? आ गया था? त्रिपिटक किसको कहते हैं? जिसे हम लोग थ्री बास्केट्स कहते हैं। तीन किताबों का एक कलेक्शन है जिसे हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में वर्णन मिलता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता चलती बातें, है ना। ये त्रिपिटक है। नहीं, जैन जो फिलॉसफी है वो आगम में है, उनकी किताबों के नाम है आगम, है ना। जैनों के जो ग्रंथ हैं उनको आगम के नाम से जाना जाता है। बौद्धिस्टों के जो ग्रंथ हैं उनको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। उनकी अलग किताबें हैं, इनकी अलग किताबें हैं। दोनों एथिस्ट दर्शन है, यानी कि नास्तिक दर्शन है। आस्तिक होने में और नास्तिक होने में क्या डिफरेंस होता है, पता है कुछ? नहीं, आस्तिक उसे कहते हैं जो व्यक्ति वेदों में भरोसा करते हैं। नास्तिक उसे कहते हैं जो लोग वेदों में भरोसा नहीं करते हैं, यानी कि जिनका कहना है कि वेद नहीं है, वेद में लिखी गई बातें काल्पनिक हैं, ऐसे लोग जो हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, ये ऐसे फिलोसफर्स हैं या ऐसी फिलोसफी है जो अपने आप को एथीस्ट यानी कि नास्तिक कहते हैं। हमारे यहाँ अपने यहाँ 6 दर्शन की चर्चा मिलती है, पता है? जिन्हें खड़ दर्शन या 6 दर्शन कहते हैं, जिसमें सांख्य है, योग है, मीमांसा है ना, जिन्हें खड़ दर्शन कहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आस्तिक हैं तो कुछ नास्तिक भी हैं। जिनमें बहुत बड़ा नाम है चारवाक का, जो कि बहुत नास्तिक आदमी था ना। चारवाक का नाम सुना? नास्तिक है कि आस्तिक है? नास्तिक, क्योंकि वो भौतिकता पर बल देता है। उसका सीधा सीधा कहना है कि जन्म और मृत्यु जैसा बवाल कुछ नहीं होता है, स्वर्ग और नरक जैसा कुछ नहीं होता है। आदमी का जो बॉडी है उसी को आदमी को खुश करना चाहिए बस, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब हमें मरने के बाद क्या होता है कुछ नहीं पता है, तो हम वर्तमान समय में इतनी खूबसूरत बॉडी को क्यों परेशान करें। तो उसने एक बड़ी शानदार बात कही, जब तक जियो सुख से जियो, उधार मांग के घी पियो। मतलब अपनी बॉडी को खुश करने के लिए अगर किसी को परेशान करने की जरूरत पड़ रही है तो परेशान कर दो, लेकिन अपनी बॉडी को परेशान मत करो। इसको खूब रिलैक्स फील कराओ, अच्छा फील कराओ, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि स्वर्ग और नर्क जैसी जो परिभाषाएं सब बकवास बातें हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ बॉडी का देहांत हो जाता है, दैट इज फिनिश, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। ना कोई स्वर्ग जाता है ना कोई नर्क जाता है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऐसा कौन बोलता है? चारवाक बोलता है ना। ठीक, कल ये कोशिश करना आंसर